नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रेवाड़ी पहुंचे हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में कई कार्यों का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने की बात। बोले गिरदावरी करने के बाद जल्द करवाई जाएगी भरपाई। सीरो सर्वे के तीसरे चरण की रिपोर्ट जारी। प्रदेश की कुल सीरो पॉजिटिविटी दर 76.3%। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में पहुंचने के बाद राज्यपाल बंडारू ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास व अनावरण किया। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल के दौरे को देखते हुए रेवाड़ी शहर से लेकर यूनिवर्सिटी तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राज्यपाल ने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में पहले पौधारोपण किया और उसके बाद जलघर की आधारशिला रखी। उन्होंने विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान साउथ रेंज रेवाड़ी के आईजी डॉक्टर एम रवि किरण, डीसी यशवेंद्र सिंह, कुलपति प्रोफेसर एसके गक्कड़, एसपी अभिषेक जोरवाल व कुल सचिव प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल करीब 3 घंटे तक रेवाड़ी में रहे। उसके बाद वे वापस चंडीगढ़ लौट गए। राज्यपाल ने आज यूनिवर्सिटी में जलघर की आधारशिला, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाइब्रेरी के गेट व उनके चित्र का अनावरण, साराभाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन तथा राष्ट्रीय ध्वज स्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र का अनावरण करने के बाद आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। किसानों को बरसात के कारण धान की फसल में भारी नुकसान हो गया है। इसको लेकर पृथला से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने पृथला के कई गांवों का दौरा कर किसानों के साथ खेतों का जायजा लिया। विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि जल्दी नुकसान की भरपाई के लिए खेतों की गिरदावरी की जाएगी और अधिकारियों से भी इसको लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी उन्होंने फोन पर बात की है। सरकार किसानों के नुकसान की गिरदावरी करने के बाद भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण 50% का नुकसान खेतों में दिखाई दे रहा है। खड़ी फसल पूरी तरह से पानी के कारण लेट चुकी है। विधायक साहब पहुंचे हैं, किसानों के खेतों का जायजा ले रहे हैं। क्या मानते हैं कितना नुकसान हुआ है इस बरसात के कारण? देखिए, कल जो ये बेमौसम जो बारिश हुई है, इसमें किसान का जितना भी जो धान लगा हुआ है, जो नहर के किनारे है, तो पृथला क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उनके लिए और पलवल और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट दोनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से सुबह फ़ोन पर बात करने के बाद जिला प्रशासन जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं दोनों ही जिलों के, फरीदाबाद का भी और पलवल के भी, उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने डीआरओ को आदेश दिए हैं कि भाई सभी जो गांव खेत हैं, जितने भी गांव हैं उनके जो खेत गिरे हैं उनका गिरदावरी एक तरीके से की जाए और ये जायजा लिया जाए कि कितना इसमें नुकसान है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 50% का नुकसान सभी किसानों को इस धान में जो कल की बारिश से हुआ है और 20% जो खेत हैं वो कट चुके हैं और 80% अभी जो फसल है वो खड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ इस बारिश से बहुत भारी नुकसान हुआ है और मेरी कोशिश रहेगी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से और सरकार के माध्यम से कि मैं इसको किसी तरह से जो भी मुआवजा है जो किसान को नुकसान हुआ है वो किसी न किसी तरह से उसकी पूर्ति की जाए। गिरदावरी का काम किस तरीके से किया जाए? देखिए, गिरदावरी के लिए पहले तो पोर्टल पर ऑलरेडी सभी के रजिस्ट्रेशन हुए पड़े हैं। उनमें ये पता लग जाएगा पटवारी के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से कि भाई कौन सा खेत गिरा है, कौन सा खेत कटा है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जिन एक्चुअल लोगों के पास जिनका नुकसान हुआ उनके पास पैसा नहीं पहुंचता। तो मैं समझता हूं कि ये फील्ड में जाकर किया जाएगा। इसलिए आज मैं स्वयं इन खेतों का जायजा लेने के लिए फील्ड में आया हूं कि कौन से गांव में कितना नुकसान है तो उसकी भरपाई किसान की जा सके। थैंक यू। गुड़गांव स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के लोगों की एंटीबॉडी चेक करने के लिए किए गए सीरो सर्वे के तीसरे चरण की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें गुड़गांव जिले के सीरो पॉजिटिविटी दर 78.3% पाई गई है, जबकि प्रदेश की कुल सीरो पॉजिटिविटी दर 76.3% रही है। सीरो पॉजिटिविटी रेट के मामले में 85% के साथ कुरुक्षेत्र पहले, जबकि 64.2% के साथ फरीदाबाद को सबसे निचले पायदान पर बताया गया है। अधिकारियों की माने तो रिपोर्ट में गुरुग्राम 7वें पायदान पर है, जबकि कुरुक्षेत्र, रोहतक, महेंद्रगढ़, पानीपत, नूंह व चरखी दादरी जिले गुरुग्राम से आगे बताए गए हैं। ज्ञात हो कि जिले में 8 सितंबर से तीसरे चरण का सीरो सर्वे शुरू किया गया था। सर्वे के तहत जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को 75 क्लस्टर जोन में
विभाजित किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोरोना संक्रमण के दौरान कितने लोगों में कितनी एंटीबॉडी तैयार हुई है। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में टीमों द्वारा लोगों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसमें 30 क्लस्टर शहरी क्षेत्र व 45 क्लस्टर ग्रामीण क्षेत्र के शामिल थे। सीरो सर्विलांस सर्वे जिले के 3000 लोगों पर किया गया था। प्रत्येक क्लस्टर से 40 लोगों को शामिल किया गया था। इनमें 18 साल से अधिक उम्र के 1800 सैंपल, 10 से 17 साल की उम्र के 900 सैंपल व 6 से 9 साल की उम्र के 300 बच्चों के सैंपल लिए गए थे। स्वास्थ्य मुख्यालय के निर्देश पर लोगों की एंटीबॉडी पता करने के उद्देश्य से सर्वे कराए गए थे। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि रिपोर्ट जारी कर दी गई है और रिपोर्ट के आधार पर शहर के लोगों की एंटीबॉडी का विस्तृत तरीकों से विश्लेषण किया जाएगा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सेक्टर 25 इलाके में एक बैग में नवजात बच्ची के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची को देखने वाले राहगीर के मुताबिक वह सेक्टर 25 नहर के पुल पर से गुजर रहा था, तभी उसने एक बैग से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। इसके बाद उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें बच्ची थी, जिसके बाद उसने एक महिला की गोद में बच्ची को सौंपते हुए इसकी सूचना मीडिया कर्मियों को दी और मीडिया कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को कब्जे में लेकर डॉक्टरी जांच के लिए फरीदाबाद के अस्पताल बादशाह खान में भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जी सुबह मैं 6 बजे ड्यूटी से आ रहा था, साइकिल से जी जा रहा था। जब बच्ची रो रही थी तो मैं पहले तो डर गया आवाज़ सुन करके, फिर मैं हिम्मत बांध करके मैंने बैग पे ध्यान दिया तो जी इसमें से आवाज़ आ रही थी बैग में से। फिर मैं हल्का सा चैन खोला तो जी मैं बालक को देखा। इसके जो बैग कहाँ कौन साइड में मिला थी? जी ये पूरब साइड में मेरे को बैग मिला था। जब मैं बच्ची को हाथ में ले लिया, इसके बाद आंटी टहल कर आ रही थी। इस बालक को ठंड लग रहा था, फिर मैंने आंटी को बोला आंटी इस बालक को दुपट्टे में दुबका लो, ठंड लग रहा है। फिर मैं बगल में बोला भैया किसी को बुला दो। जब ये सब लोग इकट्ठा हुए, जब हम आप लोगों को सूचना दी है। तो पुलिस मौके पे पहुंचे, कितने साल का बच्चा है, कितना छोटा बच्चा है, क्या जी पता ये चल पाया? ये ज़्यादा से ज़्यादा जी 5 या 6 दिन का बच्चा है। तो क्या कुछ पता चल पाया, कोई आया इससे? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं सूचना मिला, ना कोई ढूंढने आया इसका। पुलिस को सूचना क्या सुनने में क्या डिवीजन आपको? मेरा हुक्म सिंह ऐसा ही नाम है। सर, एक छोटी बच्ची बैग में मिली है, क्या था पूरा मामला? बच्चा यह था कि मनोज कुमार था, उसने हमारे को कॉल करके बताया कि जी ऐसे ऐसे बात है। हम मौके पहुँचे और बच्ची की ज़्यादा उम्र भी नहीं, 5-6 दिन की बच्ची है और उसमें एक दरी उस गुदड़ी के अंदर लपेट रखी थी। तो हमने बच्ची को जाके मौके पर संभाला है। लड़की उसे ठीक ठाक है, उसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जो है हमने फिर आगे थाने में भी सूचना दी है, तो मौके पे थाने की पुलिस पहुंच गई है और बच्ची बिल्कुल ठीक है। बच्ची को हमने अपना हैंड ओवर कर लिया। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं। जो हमारी जो डायल 112 है ये आपकी सेवा के लिए और मौके पे तुरंत पहुंच गई है और बच्ची ठीक ठाक है। सरकार की कार्रवाई चलेगी इस प्रकार छोटा बच्चा? अभी देखेंगे, अभी ऐसा है जी, अभी देखेंगे। ऐसा कार्रवाई जब भी करेंगे जब उसको इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसको पकड़ेंगे। इंक्वायरी के बाद ही हम आपको बता सकेंगे भाई क्या करना क्या नहीं करना। मैं पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी? बिल्कुल जांच शुरू है, अभी इसी कर दी है और जैसी कार्रवाई होगी हम आपको नोटिस में डाल देंगे। जिला यमुनानगर के गांव दादूपुर की एक लड़की मनदीप कौर ने काफी लोगों के साथ मिलकर जिला सचिवालय के सामने पुलिस प्रशासन और कुछ अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और बताया कि उसका भूपेंद्र सिंह और कुछ अन्य लोगों के साथ जमीन का झगड़ा चल रहा था, जिसको वह कोर्ट से 2 बार जीत चुकी है। लेकिन जिला यमुनानगर में बैठे कुछ अधिकारी उसका इंतकाल नहीं चढ़ा रहे हैं, जबकि कोर्ट ने उसको मालिकाना हक दे रखा है। इसी के चलते मंगलवार के दिन मनदीप कौर यमुनानगर जिला उपायुक्त से मिलने पहुंची और बताया कि इस बारे में इस विषय के कई अधिकारियों से मिल चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी ने उसकी कोई सुध नहीं ली है। जिसके चलते उसको आज जिला सचिवालय के सामने खड़े होकर नारे लगाने पड़े और भूपेंद्र सिंह और अन्य व्यक्तियों पर जान से मारने की धमकी और दबंगई करने के आरोप लगाए गए। मामले के बारे में जब भूपेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इंतकाल क्यों नहीं चढ़ रहा है, इस बारे में मौके के अधिकारियों को पता है। इसके हमारे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। हमने किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी है और इस मामले को लेकर हमने आगे भी अपील कर रखी है। मैं अपनी इस ज़मीन को इतना परेशान हो गई हूँ, इस ज़मीन से मैं इसको बेचना चाह रही हूँ, क्योंकि हमें रोज़ जान से मारने की धमकी देते हैं कि अकेली को मेरे को खेत में आना होता है, मेरे फादर बीमार हैं, भाई का एक्सीडेंट हो रहा है। अब दिल्ली से पार्टीज आई 1-2 यहाँ पे, मैं इसके कागज़ लेके गई कि मेरे को सेल करनी है। इसका क्या हो रहा है कि बेचूँ कैसे? इसके इंतकाल इन्होंने इसके नाम चढ़ा रखे हैं। 2011 में मैं जीती हूँ, इंतकाल दर्ज कर दिया कानून को ने, पर उसको सैंक्शन नहीं कर रहे, उसको पक्का ही नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको खारिज कर देते हैं। और फिर सर 2017 में जीती हूँ, फिर उसको दर्ज कर दिया पर उसको चढ़ा ही नहीं रहे हैं, फिर उसको खारिज कर देते हैं। अभी एक पड़ी है कमिश्नर साहब के पास, एक पड़ी है डीसी साहब के पास, 2-2 इंतकाल करके उलझाने वाला काम कर रहे हैं। सर या तो डीसी साहब चढ़ा दें और कमिश्नर साहब को लिख के दे दें कि मैंने चढ़ा दिया, इसको खारिज कर दो, या वो चढ़ा दें, इनको लिख के दे दें।
कि भी इसको खारिज कर दो, ताकि मैं यहाँ से बेच बूझ के हम निकले यहाँ से। सर हमें जान से थोड़ी मरना है सर, मेरे को जान से मारने की कौन लोग धमकियाँ। हैं मैडम जो धमकी दे रहे हैं आपको? सर भूपेंद्र सिंह और परमजीत सिंह दिलबाग के भाई हैं ये। सर दिलबाग सिंह जी का इस ज़मीन से कोई लेना देना ही नहीं, मेरी ज़मीन है, उसमें मैं अगर दिलबाग जी का भाई हूँ तो इसमें दिलबाग जी का तो कोई बीच में कोई रोल नहीं बनता ना जी। मेरी ज़मीन है, मैं मालिक हूँ, तो इसमें दिलबाग जी का कोई भी कहीं भी कोई रोल नहीं है सर। और हम उस दिन वहाँ पे मैं या मेरा जो दूसरे ब्रदर परमजीत सिंह जिनके नाम ये ज़मीन है, हम में से कोई भी वहाँ पे उस दिन खेत में या पुलिस स्टेशन तक में भी हम नहीं गए। हमने सिर्फ अपना जो है एम्प्लॉई है उसको भेजा, बाकी हम वहाँ पे कहीं भी मौके पे हम नहीं गए। आपके ऊपर लगाए गए आरोप जो बेबुनियाद है? हाँ जी बिल्कुल, ये बेबुनियाद आरोप हैं सारे सर। फरीदाबाद में एक बार फिर से गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार हो गया, जहां फरीदाबाद के सिकरोना गांव के सरकारी स्कूल के अधेड़ उर्म शिक्षक पर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप लगे हैं। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्ची स्कूल आई थी सुबह 8:30 बजे जी, और 10-10:30 बजे सर की क्लास लगती है, हरपाल सर है, और वो 56 सेक्टर में रहते हैं। और उसने हरकत बच्चे के साथ छेड़छाड़ की हरकत करी है, और 13 साल की बच्ची है, और सर की जो उम्र है वो कम से कम है 50 के इरफिन में तो है। तो इस तरीके से हरकत करी है छोटी बच्ची के साथ। तो स्कूल के टीचरों को हम विश्वास पे बच्चों को अपने घर से भेजते हैं, स्कूल में टीचर अच्छी शिक्षा देंगे। और टीचरों का जब ये हाल है एक छोटे स्कूल में, और इसमें हमेशा ज़्यादा गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों को कोई भी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, और गरीबी के साथ ये इस तरीके की हरकत हुई है। इस पर कार्रवाई चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, और मैं अपने समाज को भी ये कहता हूँ जागरूक हो, और इस छोटी छोटी हरकतों को नज़रअंदाज ना करें, जो आने वाले समय में बहुत बड़ी बन जाती हैं। और हमारे बुजुर्ग कुछ चाहते हैं कि ये बातें ना फैलें, लेकिन इन बातों को आज फैलाने से कल की बड़ी आफत से बच सकता है आदमी आज। हाँ, और भविष्य में ऐसा ना हो। अब आज हमारा नाखून कोई काटता है, कल वो उंगली काटने की उम्मीद रखता है, आगे हाथ काटने की उम्मीद रखता है। जो हमारा नाखून काटे, जब इसको कंट्रोल करो। कानून का अधिकार है हमारे पास, हर आम आदमी के पास, उसी अधिकार के कानून के हिसाब से हम लड़ेंगे। हमने उससे कुछ लड़ाई झगड़ा किस तरह कोई नहीं, उसने कबूल भी किया है, उसकी वीडियो भी हमारे पास, लेकिन हम पूरी कानून की कार्रवाई करेंगे। इसमें हमें कंप्लेंट मिल गई है, सिकरोना स्कूल का मामला है ये, और FIR हमने इसमें दर्ज कर ली है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम इसकी। तो जो भी इसमें सही मामला पाया जाएगा उसमें कार्रवाई। कौन था ये टीचर? हरपाल नाम बताया गया है इसका, यहाँ स्कूल में है। बच्ची की कंप्लेंट जो मिल गई है बच्ची के बारे में, हमने FIR दर्ज कर दिया है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम इसको। किन धारा में मामला दर्ज? पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। पहले भी क्या इसी तरीके की हरकतें करता था? पहले की मेरे सामने कभी आया नहीं, बाकी और पता कर लेंगे, अगर पहला भी कोई मिला उसमें कार्रवाई होगी। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार भी तेजी पकड़ रहा है और नेताओं में वार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो रहा है। अभय सिंह चौटाला अपने चुनावी प्रचार से पहले अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। इस दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनका गढ़ कोई भी ध्वस्त नहीं कर सकता, ये केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये बात अभय सिंह चौटाला ने अपने डबवाली रोड स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि जो कोई भी चुनाव प्रचार के लिए आता है वो कागदाना में ही आता है, और विरोधी कहते हैं कि इनेलो का गढ़ ध्वस्त कर देंगे, लेकिन उनका गढ़ कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग मतदाताओं में दहशत फैला रहे हैं और उन्हें लालच दे रहे हैं, लेकिन लोग इन्हें इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे हैरानी है, जो भी आता है कागदाना जाता है, पता नहीं कागदाना भी क्या रखा है। कागदाना मेरा गढ़ है, और ये कहते हैं कि हम गढ़ ध्वस्त कर देंगे। मेरा गढ़ कोई ध्वस्त नहीं कर सकता, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। 2 तारीख को लोग तसल्ली बैठा देंगे। मेरे से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी है, लेकिन जो हालात हैं आज के, जिस ढंग से सत्ता में बैठे लोग कहीं मतदाताओं में दहशत फैला रहे हैं, कहीं लालच दे रहे हैं, उस चीज़ का लोग बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने देखा नहीं कैसा विरोध है आज इनका, और जहाँ विरोध है वहाँ लोगों में गुस्सा है साथ साथ। तो मुझे लगता नहीं कि इनकी जमानत भी बचेगी। इनकी जमानत जब्त होगी
लोगों ने एक फैसला कर रखा है। जितने इनके ज़्यादा लोग, जितने इनके ज़्यादा नेता यहाँ आएंगे और जिस ढंग की भाषा ये बोल रहे हैं, बारी बारी एक प्रचार किया जा रहा है कि अभय सिंह में बहुत घमंड है, बारी बारी कहा जा रहा है बहुत बड़ा ओंकार है। मेरी ओंकार तो इलाहाबाद की जनता है, लेकिन ये जो ढोंग कर रहे हैं समाज सेवा का कि हम तो समाज सेवी हैं, जो समाज सेवी होते हैं वो ये मान के चलो लोगों के बीच में अकेले जाते हैं और लोग उनको फिर सर आँखों पे बैठाते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये तो सैकड़ों पुलिस वालों को साथ लेकर के जाते हैं। ये समाज सेवी एक दिन बिना किसी पुलिस वाले को साथ ले हुए गांव में जाए ना, ताकि इनका समाज सेवा वाला ढोंग जो है वो लोग साफ कर दें, वो बता दें कि ये कितने बड़े समाज सेवी। इस तरह से मैं इलाहाबाद का माहौल ख़राब नहीं करने दूंगा किसी को। यहाँ की मेरी एक जिम्मेवारी है। मैंने आज भी अफसरों से बात करी है और मैं कल फिर देखूंगा कि आज कुछ सुधार नहीं हुआ तो फिर अफसरों से बात करूंगा इस मामले में। क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर उधम सिंह कुश्ती अकेडमी अमूपुर में कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से पहलवान पहुंचे। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री विनोद राणा का अकेडमी में पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। विनोद राणा व विकास राणा ने बताया कि कुश्ती में जीतने वाले पहले पहलवान को अरबी नस्ल की लाखों रुपए की घोड़ी इनाम दी जाएगी। कुश्ती दंगल देर रात तक चला और पहला इनाम कृष्ण खाड़ा कैथल के रजत पहलवान ने अरबी नस्ल की घोड़ी जीती। राणा ने कहा कि सरकार ने भी खिलाड़ियों के लिए अनेकों योजनाएं चला रखी हैं। कि आज क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन यहाँ पे करवाया गया है, जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के अलावा भी कई प्रदेशों से पहलवान यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर पहुँचकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया है और एक अच्छा कार्यक्रम उधम सिंह कुश्ती अकेडमी अमूपुर में पहलवान उधम सिंह के नेतृत्व में करवाया गया है। जिससे देखो मेरी तो युवाओं से यही एक अपील रहती है कि आपके क्षेत्र में जगह जगह अकेडमी खुल चुकी है, अमूपुर में भी है, बरास में भी है, बस्तिली में भी एक स्टेडियम का निर्माण हुआ है। तो सरकार भी चाहती है भी खेलों में खिलाड़ियों की रुचि बढ़े। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज हरियाणा का नाम मेडल लाने में आज हरियाणा पहले नंबर पे आता है, ओलंपिक के मेडल हो, कहीं भी गेम होती है तो हरियाणा का नाम उसमें पहले नंबर पे आता है। और हरियाणा का लोकप्रिय खेल है कुश्ती। तो मेरा युवाओं से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा खेलों में भाग लें। और आज इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हमारे साथी जिला महामंत्री भाई विनय संधू जी, भाई मान साहब, भाई प्रिंस जी, सभी साथी पहुंचे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।